नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। जम्मू कश्मीर के गुरेज में 15 जवानों को शहीद करने वाले सफेद आतंक की पहली तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देती हैं। सेना के कैंप पर यह बर्फीला तूफान कहर बनकर टूटा था। 15 फौजी हमारे सैनिक शहीद हो गए और आज रेस्क्यू ऑपरेशन भी खत्म कर दिया गया। तस्वीरों में कैंप बर्बाद हो चुका है और जो तस्वीरें अब हम आपको दिखाएंगे उससे ये समझिए कि जब तूफान आया होगा तो हमारे जवान कैसे उसमें दबे होंगे। ये तूफान की तस्वीर है और ये हमारा कैंप है। कुछ ही पलों में हमारे कैंप को इस तूफान ने अपनी आगोश में ले लिया था और उसे तहस नहस कर दिया था। ये बर्फीला तूफान इतना तेज था, रात के अंधेरे में आया ये तूफान कि हमारे कुछ सैनिकों को वापस कैंप में जाने का मौका नहीं मिला। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आज तक पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि ये जो कैंप हमारा है, ये जो बंकर हमारा है, ये काफ़ी मजबूत सेना ने बनाया है और ये इतना मजबूत है कि तेज़ हवाएं चलती हैं इन इलाकों में, बर्फीले इलाकों में जहां पर हमारे गुरेज में जवान सैनिक तैनात रहते हैं। 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भी तेज हवाएं हैं, उसे ये सह लेता है। वहां तूफान आते रहते हैं, उन्हें सह लेता है। लेकिन ये जो बर्फीला तूफान आया था ये बहुत खतरनाक था और ऐसा कहा जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें देखिए आप, किस तरह से बर्फ का रैला चला आया है और बरसी है। कैंप जो है उस कैंप को ढक लिया है इस बर्फ ने। और ये कैंप की तबाही की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इतना तेज तूफान था कि उसने कैंप को तबाह कर दिया। बेहद मजबूत ये कैंप सेना का, लेकिन वो कैंप भी तबाह हुआ है इस बर्फीले तूफान में। और ये तस्वीर गवाह है इस बात की कि ये तूफान इतना खतरनाक था जिसने हमारे 15 जवानों को ले लिया। आप और हम आज सुरक्षित हैं और इसलिए क्योंकि बॉर्डर पर, सीमा पर हमारे देश के सैनिक तैनात हैं, डटे हुए हैं। लेकिन जब सीमा पर डटे सैनिक ही सुरक्षित नहीं तो फिर हमारी सुरक्षा कौन करेगा? उन हादसों की हम बात कर रहे हैं जिसमें 2 दिन में हमारे सेना के एक मेजर समेत 15 जवान शहीद हो गए और वजह एवलांच यानी कि हिमस्खलन, बर्फीला तूफान। सेना के एक मेजर समेत कुल 15 जवानों की तस्वीरें हैं ये। गलती कुछ भी नहीं, लेकिन कीमत जान देकर चुकानी पड़ी। कश्मीर में कुदरत का कहर 2 दिनों में बर्फीले तूफान की शक्ल में देश के जांबाज सैनिकों पर टूटा और 15 जवानों की जान लेकर ही माना। पहले जम्मू कश्मीर के गुरेज में एवलांच से 11 जवानों की शहादत की खबर आई और अगले ही दिन हिमस्खलन में लापता बाकी 4 जवानों के शव भी बरामद कर लिए गए। 2 दिनों यानी 25 और 26 जनवरी को बांदीपुरा जिले के गुरेज सेक्टर में एक कर 4 बर्फीले तूफान न सिर्फ देश के 15 जवानों के लिए कफन बन गए, बल्कि उन्होंने उस सिस्टम को भी कटघरे में खड़ा कर दिया जिनकी जिम्मेदारी हमारे वीर सैनिकों की रक्षा की होती। पहले रोज आए बर्फीले तूफान से आर्मी के पोस्ट और पेट्रोलिंग जद में आ गई। एक मेजर शहीद हो गए, लेकिन इसके अगले ही दिन और भी बड़ा एवलांच आया। कुल 14 जवान बर्फ के नीचे फंस गए, जिनकी बाद में मौत हो गई। कहर बेशक कुदरत का टूटा, लेकिन सवाल है कि क्या सेना, सरकार और व्यवस्था की इनके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं? क्या विषम परिस्थितियों में सैनिकों के सामने सिर्फ जान देने का ही विकल्प खुला है? सेना और सरकार रक्षा क्षेत्र में उच्च तकनीक, उन्नति और विकास की बार बार दुहाई देती हैं, तो फिर कुदरती आफत से अलर्ट करने और उससे जान बचने में चूक कहां हो रही है? अभी भी कश्मीर में कई इलाके जो हैं वो नज़दीकी इलाकों से कटे हुए हैं और खासकर से बुरी हालत उन पहाड़ी इलाकों की है जो बिल्कुल कटे पड़े हैं। चाहे करगिल की बात करें, द्रास की बात करें, गुरेज की बात करें या टंगडार की बात करें, क्योंकि इन इलाकों के पहाड़ों पर करीब 1 मीटर से भी ज्यादा बर्फ रिकॉर्ड की गई है। कश्मीर में आज तापमान में स्थिरता आई है और मौसम भी कुछ बेहतर हुआ है, लेकिन फिलहाल जो पिछले 3 दिन के दौरान लगातार हुई बर्फबारी से लोगों को दिक्कतें हैं या फिर जो परेशानियां खड़ी हुई हैं, उन्हें दूर करना सरकार के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी। कैमरामैन रऊफ अहमद के साथ अशरफ आनी, श्रीनगर, आज तक।
हजारों टन बर्फ पूरी रफ्तार से हमारे सैनिकों पर गिरी है। कैसे आया है बर्फीला तूफान हम आपको बताएं। और अचानक से ये तूफान आया, आप एनिमेशन के जरिए हम दिखा रहे हैं। ज्यादा बर्फबारी से पहाड़ों पर बर्फ जमा हो जाती है और पहाड़ों से बर्फ नीचे खिसकने लगती है और इसकी जो रफ्तार होती है वो बहुत तेज होती है। हजारों टन बर्फ पूरी रफ्तार से नीचे की तरफ जब गिरती है तो वो जो तस्वीर हमने आपको दिखाई, तूफान की रफ्तार पहले कम रहती है और जैसे जैसे वो नीचे आता है वो काफ़ी तेज़ होती जाती है। काफ़ी मजबूत हमारा बंकर था, हमारी सेना का बंकर था, जिस बंकर को इस तूफान ने तहस नहस कर दिया। और ये जो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम आपको, यह हमारे वो जाबाज सैनिक हैं जो इन विपरीत परिस्थितियों में डटे रहते हैं, टिके रहते हैं, दुर्गम परिस्थितियों में आपकी और हमारी देश की सीमा की हिफाजत करते हैं, रक्षा करते हैं। फिलहाल रुख अगली खबर का। आज पंजाब में चुनावी सरगर्मी काफी तेज हो गई है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी पंजाब में थे तो अरविंद केजरीवाल पटियाला में, और अरविंद केजरीवाल ने पंजाब के लिए अपना घोषणा पत्र भी जारी कर दिया। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी ने जमकर एक दूसरे पर सियासी हमले किए। पंजाब में आज सियासी सुरमाओं ने खूब ताल ठोके। जालंधर में बादल के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक मंच पर थे तो कांग्रेस उपाध्यक्ष मजीठा में पानी पी पी कर बादल और बीजेपी की यारी पर निशाना साध रहे थे। तो तीसरे दावेदार यानी केजरीवाल चंडीगढ़ में पार्टी का लोक लुभावन वादों का पिटारा खोल रहे थे। पीएम ने नोटबंदी, विकास और भ्रष्टाचार पर ताल ठोकी और कहते गए कि पंजाब इस बार नया इतिहास रचेगा। अब तीसरी बार बादल साहब सीएम बनेंगे। अब पंजाब तीसरी बार सरकार बना करके बादल साहब को मुख्यमंत्री बना करके एक नया इतिहास अंकित करेगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। क्या ऐसी डूबने वाली नाव पंजाब को पार करा सकती है क्या? ये कांग्रेस एक इतिहास है, कांग्रेस एक बीती हुई बात है। कांग्रेस वो आखिरी सांस पे अपना गुजारा करने वाला दल है, उससे कुछ होने वाला है। 10 साल से पंजाब की सत्ता से बाहर कांग्रेस वापसी के लिए बेकरार है। पंजाब के मजीठा में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पानी पी पी कर बादल को कोस रहे थे। अंदाज और बेबाकी ने खूब तालियां बटोरी। राहुल ने न सिर्फ केजरीवाल को आईना दिखाया बल्कि अकाली और बीजेपी की यारी पर भी तंज कसा। मगर पंजाब में बादल पानी नहीं देते हैं। बादल आए और जो भी पंजाब का था, पंजाब का पानी, पंजाब की शक्ति बादलों ने अपने लोगों को दे दिए। जो भ्रष्टाचार की बात करता है, जो धर्म की बात करता है, वो पंजाब में आकर अकाली दल के साथ खड़े होकर भ्रष्टाचार की बात कैसे कर सकता है? एक व्यक्ति चाहता है कि वो दिल्ली का भी चीफ मिनिस्टर बने और वो पंजाब का भी चीफ मिनिस्टर बने। 40,000 लोग दिल्ली से भेज करते हैं, पंजाब में चुनाव खत्म किया जा रहा है। पंजाब की कुर्सी के तीसरे दावेदार यानी अरविंद केजरीवाल ने अपने घोषणा पत्र में वादों की भरमार कर दी। वादा ये कि सत्ता में आए तो सब पूरे किए जाएंगे। 400 यूनिट तक का बिजली बिल आधा माफ, गांव शहर में हेल्थ क्लिनिक, फ्री होंगे टेस्ट, बेघर लोगों को घर दिया जाएगा। 1 महीने में प्रदेश को करेंगे नशा मुक्त। 8वीं तक के बच्चों को फ्री लैपटॉप, शिक्षकों के 30,000 खाली पदों पर भर्ती। दिल्ली में जो हमने काम किए हैं पूरी दुनिया के अंदर उनकी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी जी के पास अपनी किसी भी कांग्रेस गवर्नमेंट का कोई भी अच्छा काम बताने के लिए नहीं है। हमने इतना काम किया है दिल्ली में और उम्मीद नहीं है अरविंद केजरीवाल को कि ये सीट
जीतकर और जो अकाली इसके खिलाफ सीट जीतकर वो इस बार पंजाब में अपनी सरकार जरूर बनाएंगे। कैसी सरकार आएगी? पंजाब में सियासी हलचल तेज है, मुकाबला त्रिकोणीय हो चला है। पंजाब की जनता के सामने 3 मजबूत दावेदार हैं, पर सीट पर मुकाबला बेहद दिलचस्प और कड़ा है। मजीठा से सुप्रिया और जालंधर से कमलजीत संधू के साथ अंकित त्यागी, चंडीगढ़ आज तक। गुजरात के बनासकांठा में एक साध्वी के घर से 1,29,00,000 रुपए की रकम जमा हुई। पुलिस ने जब्त रकम में लाखों के 2,000 के नए नोट भी बरामद किए। पुलिस साध्वी को 5 करोड़ की ठगी के आरोप में गिरफ्तार करने गई थी। नाम साध्वी जयश्री गिरी, पेशा मुक्तेश्वर मठ के अध्यक्ष। दुनियादारी का मोह त्याग कर गेरुआ चोला पहन चुकी एक साध्वी के पास से इतनी दौलत बरामद होगी ये कोई नहीं सोच सकता था। पेशा समाज सेवा का, आरोप करोड़ों की ठगी का। साध्वी पर 1-2 नहीं, पूरे 5 करोड़ की हेराफेरी का सनसनीखेज आरोप है। थाने में सजी नोटों की गड्डियां और बंडल देखकर हैरान मत होइए, ये रकम साध्वी जयश्री गिरी के पास से पुलिस ने जब्त किया है। साध्वी की तिजोरी में 1,29,00,000 की रकम रखी थी और करीब 2.5 किलो का सोना भी सजा था। हैरान करने वाली बात यह है कि जब्त नगद में लाखों के 2,000 के नोट मिले। हद तो ये हो गई कि साध्वी के घर से विदेशी शराब और बियर की बोतलें भी जब्त की गई हैं। जो न्यू दागिना दुकान वाले हैं उनके वहाँ से उन्होंने 5 करोड़ के लगभग 5 करोड़ की कीमत की सोने की खरीदी की थी। उसमें सोना खरीदा, फिर उनको पैसे नहीं दिए और पैसे देने के लिए वो आनाकानी कर रहे थे। पुलिस ने उनके घर पे छापा मारा तो उनके पास से 2,000 के नोट और सोने के 24 बिस्किट मिले हैं और उनको आज रोज इस गुने में अरेस्ट किया गया है। साध्वी जयश्री गिरी को पुलिस ने एक ज्वेलर से दबंगई, धमकी देने और ठगी करने के मामले में गिरफ्तार किया है। आरोप है कि साध्वी ने इस ज्वेलर से 1-2 नहीं बल्कि 5 करोड़ का सोना लिया था। गेरुआ चोला पहने साध्वी पर तमाम आरोप लगे हैं। वो ब्याज पर पैसे भी लगाती है और फिर लोगों से जबरन उनके जमीन जायदाद तक हड़प लेती है। इतना ही नहीं, साध्वी पर अपने 2 गुरु की हत्या का भी आरोप है। हाल ही में साध्वी के साथ रहने वाला चिराग नाम का शख्स गायब है। परिवार का आरोप है कि इसके पीछे भी साध्वी का हाथ है। मेरे को जो शक है ये जयश्री गिरी जो मुकेसर में स्वार्थी तरीके जो काम कर रही है उसके पर है, वो उसने कहाँ भगा दिया है, क्या किया है पता नहीं हो। साध्वी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है और जैसे ही लोगों को साध्वी की गिरफ्तारी की खबर मिली, इसके सताए हुए लोग सामने आने लगे। पुलिस तमाम शिकायतों की जांच कर रही है, साथ ही ये भी कि साध्वी के पास नोटबंदी के बाद करोड़ों की नकदी कहां से आई। हसमुख पटेल, बनासकांठा आज तक। असदुद्दीन ओवैसी के ट्रिपल तलाक पर दिए बयान के बाद विवाद उठ खड़ा हुआ है। सांसद ओवैसी पर जल्लीकट्टू की तर्ज पर तलाक पर भी सड़क पर उतरकर हंगामा करने का एक बयान उन्होंने दिया था, जिस पर अब विवाद है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी साहब ने ट्रिपल तलाक को लेकर एक नया बयान दिया है। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है खुद ओवैसी साहब। ओवैसी साहब, कहीं मोबिलाइज करने की कोशिश है इलेक्शन में। ट्रिपल तलाक के बारे में आपने कहा है कि जल्लीकट्टू की तर्ज पे लोगों को मोबिलाइज होना चाहिए, सड़कों पे आना चाहिए। सबसे पहली बात यह है कि मैंने अपनी तकरीर में, अपने भाषण में ट्रिपल तलाक का इस्तेमाल ही नहीं किया। मैंने ये कहा कि हिंदुस्तान के संविधान में आर्टिकल 29 जो है, जो कल्चर की हिफाजत की इजाज़त देता है, और जिस तरह तमिलनाडु की गयूर अवाम ने अपनी कल्चर को, अपनी तहजीब को बचाने के लिए उन्होंने जो यूनिटी दिखाई और मजबूर किया अपने गवर्नमेंट को और सेंट्रल गवर्नमेंट को, मैंने यही कहा कि तमाम देशवासियों को चाहिए कि अपने अपने कल्चर की हिफाजत करें, क्योंकि हिंदुस्तान का एक कोई कल्चर नहीं, हिंदुस्तान में बेशुमार कल्चर है, हिंदुस्तान में बेशुमार मज़हब के मानने वाले हैं और हर एक का एक कल्चर है। तो इसीलिए हर एक अपने कल्चर के लिहाज से शादी करेगा और कल्चर के लिहाज से तमाम चीज़ें होंगी। तो यही मैंने कहा कि ये एक अच्छी मिसाल तमिलनाडु के अवाम ने तमाम देश को दी है कि अपने कल्चर की हिफाजत के लिए वो कैसे आगे बढ़े और किस तरीके से उन्होंने हुकूमत को और बता दिया, ख़ास तौर से मोदी सरकार को, कि इस मुल्क में एक कल्चर नहीं चलेगा बल्कि तमाम कल्चर को मानना पड़ेगा और सेलिब्रेट करना पड़ेगा।
ये कहीं भड़काऊ बयान नहीं है चुनाव के मौके पे ऐसा बयान देना कि ट्रिपल तलाक पे जो फैसला आया था कि आप सड़कों पे आ जाइए और इसको झुकाइए सरकार? हरगिज नहीं, मैंने हरगिज ये नहीं कहा। मैंने कहा कि मैंने कहा अपने भाषण में कि मैं आपसे नहीं कहा सड़कों पे आइए। मैं लोगों से कहा कि आप इसको संविधान के आर्टिकल 29 को समझिए और उसकी हिफाजत करिए। मैंने कभी नहीं कहा कि सड़कों पर निकल कर आइए। अपने करियर की पहली सीरीज हार से बचने के लिए विराट कोहली क्या कर रहे हैं और आईसीसी रैंकिंग में फिसलने तीसरे नंबर पर आ गए हैं विराट कोहली, ऐसा क्यों हुआ, ये बताएंगे हमारे स्पोर्ट्स एडिटर विक्रांत गुप्ता अपने क्रिकेट एक्सपर्ट्स के साथ बस अब से कुछ ही देर में। देखते रहिए आज तक।